शाम का वक्त था। ताज नगरी आगरा के उस घर में टीवी चल रहा था। बच्चे टीवी देख रहे थे और घर का मुखिया वो शख्स फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन पर बात करते हुए वो घर से निकलने लगा। उस नौजवान की माँ ने पूछा कि बेटा तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो युवक कहता है कि माँ मैं बस सड़क तक जा रहा हूँ और तुरंत वापस लौट कर आता हूँ। तो माँ समझ गई कि बेटा जो है गुटखा लेने जा रहा है। अब चूंकि बेटा माँ से तो छुपाता है लेकिन माँ से कोई बात छुपी नहीं रह जाती। माँ ने भी घर से निकलते वक्त कहा कि ज़्यादा दूर ना जाना और साथ में ही खाना खाना है, इसलिए वक्त पर वापस ज़रूर आना। बाहर से कुछ खाने की आज ज़रूरत नहीं है। जिस पर लड़का कहता है कि ठीक है अम्मा, साथ में ही खाना खाएंगे। और ये कहता वो लड़का घर से बाहर निकलता है, अपनी चप्पल पहनता और फिर वो निकल जाता है। लेकिन धीरे धीरे कई घंटे का वक्त गुजर गया। वो लड़का घर वापस नहीं लौटा। माँ ने कॉल किया तो फ़ोन भी स्विच ऑफ। जिससे बुजुर्ग माँ परेशान होने लगी। वो सोचने लगी कभी तो ऐसा हुआ नहीं कि फिर आज बेटा वापस भी नहीं आया और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तो इसी परेशानी में जो है पूरी रात गुजर गई और इसी तरह कई दिनों का वक्त गुजर गया। लेकिन पास की दुकान पर गुटखा लेने गया वो बेटा वापस नहीं लौटा। फिर अचानक घर से कई मील दूर दूसरे ज़िले में एक लावारिस लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त करने पर पता चलता है कि ये लाश उसी नौजवान की है जो कई दिन पहले आगरा से लापता हुआ था। लेकिन जब पुलिस सारी कड़ियां जोड़ती है और कातिल को गिरफ्तार करती है तो उस नाम और रिश्ते का खुलासा होता है जिसके बारे में कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। तो आज इसी कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक कारोबारी की खामोशी कैसे उसकी ही मौत की वजह बन गई और आखिर कैसे उसके ही घर में उसके ही कत्ल की साजिश रची गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना 11 मार्च की है जो हाल ही में गुजरी है। आगरा के थाना जगदीशपुरा के बोदला इलाके में लाल मस्जिद के पास ये घटना घटी, जहां बांसबल्ली के कारोबारी जितेंद्र बघेल अपने परिवार के साथ रहते हैं और बोदला चौराहे के पास ही उनका कारोबार था। और इसी रोज़ जितेंद्र अचानक अपने घर से लापता हुए। अगले दिन यानी 12 मार्च के रोज़ एक महिला जिसका नाम नीतू है, नीतू जितेंद्र की पत्नी है, वो जगदीशपुरा थाने पहुंचती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी आंखें जो है वो आंसुओं से भरी हुई हैं, घबराई हुई हैं। वो इसी हालत में पुलिस से कहती हैं थाने पहुंच के, साहब मेरे पति रात भर से घर नहीं लौटे, उनका फ़ोन ही बंद है। वो शाम को सामान लेने घर से निकले लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। जिस पर पुलिस अधिकारी कहते हैं परेशान ना हो मैडम, आप एप्लीकेशन दे दीजिए और उनकी कोई फ़ोटो वगैरह हो तो दे दीजिए, हम लोग पता लगाते हैं। नीतू रोते हुए बोलती हैं कि साहब बहुत डर लग रहा है, न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे पुलिस वाला कहता है कि आप परेशान ना हो, वो जल्द मिल जाएंगे, हम लोग भी कोशिश करते हैं। इसके बाद नीतू अपने घर वापस लौट जाती हैं। घर में रोने पीटने का माहौल बना हुआ था पूरा, सबका खाना पीना मुहाल था। और फिर आगरा से करीब मतलब ये कह सकते दूसरे ज़िले मथुरा में इलाका है फरा, वहीं हाईवे किनारे भीमनगर गांव है, वहीं झाड़ियों में एक शख्स की लाश मिलती है। लेकिन उस लाश के पास कुछ ऐसा नहीं था जिससे लाश की पहचान हो सके। इस लाश को सबसे पहले गांव वालों ने देखा। खेत में पड़ी लाश देखकर गांव वालों की भी हालत ख़राब हो गई। लाश देखने के बाद गांव वालों ने पुलिस को कॉल करते हुए जानकारी दी कि साहब आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, यहाँ झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद पुलिस वाले भी कहते हैं कि भाई तुम लोग एक काम करो, उस लाश को छूना मत, और हम लोग कुछ देर में ही पहुँच रहे हैं। कुछ देर में ही कुछ वक्त का दरमियानी फासला था और पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। लेकिन तमाम जाँच पड़ताल के बावजूद लाश की शिनाख्त हो नहीं पाती। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक लाश के गले पर रस्सी के निशान थे और हाथ पर जीएनबी गुदा हुआ था। पुलिस ने लाश को मुर्दाघर में रखवा दिया चूँकि शनाख्त हो नहीं पाई थी, और तस्वीरों वगैरह को पुलिस ने अखबार में छपवा दिया ताकि अगर कोई जानने वाला होगा तो खुद ही सामने आ जाएगा और लावारिस लाश भाई कोई दावा करेगा उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। तो अखबार में जब खबर छपती है, फ़ोटो छपती है, तो एक महिला उस अखबार को पढ़ती है और उस तस्वीर को देखती है और तस्वीर देखते ही वो चौंक जाती है। वो महिला मथुरा की ही रहने वाली थी। जिसके बाद वो महिला अपने पति के साढ़ू मनोज को कॉल करती है। मनोज जो हैं वो आगरा से लापता हुए जितेंद्र के भाई हैं।
महिला मनोज को कॉल करते हुए पूछती, भाई साहब आप कहाँ हैं इस वक्त? जिस सब मनोज कहते हैं कि मैं तो आगरा हूँ अपने घर पर। कॉल करने वाली महिला मनोज से कहती है कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ मथुरा आ जाइए। जिस सब मनोज कहते हैं कि मैडम आप जान रही हैं इस वक्त जो है मेरे भाई साहब जितेंद्र जो हैं लापता हैं, घर का माहौल भी ठीक नहीं है, हम लोग बहुत परेशान, इसलिए अभी मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे आ सकता हूँ। जिस पर वो महिला कहती हैं, मनोज भाई साहब मुझे लगता है कि जितेंद्र भाई साहब के साथ कुछ गलत हो गया है, बस आप मथुरा पहुँचिए। महिला बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगती है, बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगती है। तो ये सुनने के बाद जो है मनोज भी मजबूर हो जाते हैं और वो जो है कुछ देर के बाद ही मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं। चूँकि महिला जो है मनोज की रिश्तेदार है, लिहाजा मनोज सीधे उनके घर पहुँचते हैं। उसके बाद वो दोनों पहले फराय थाना जाते हैं, फिर वहाँ से पुलिस को लेकर वो मुर्दा घर पहुँचते हैं। पुलिस मुर्दा घर में जाकर उस लावारिश लाश को जो है मनोज जो झाड़ियों पर के पास मिली थी हाईवे किनारे, उसको जो है मनोज के सामने लाया जाता है। मनोज जैसे उस लाश को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उनके जितेंद्र जो थे, उनके भाई जितेंद्र उनकी ही थी, जिनका बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जितेंद्र की लाश आगरा से इतनी दूर मथुरा कैसे पहुंची? पोस्टमार्टम में साफ हो गया था कि जितेंद्र का कत्ल गला दबा कर किया गया है। लाश की शिनाख्त भी हो गई थी, लिहाजा मनोज अपने भाई की लाश लेकर आगरा अपने घर निकल जाते हैं। लाश जब घर पहुंचती है तो परिवार में भी कोहराम मच जाता है। हर तरफ से रोने बिलखने की आवाज़ें आने लगती हैं। बुजुर्ग माँ तो बेटे की लाश देखते ही बेहोश हो गई। तो वहीं पत्नी नीतू, मतलब उस पर तो मानिए जो है गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे और इलाकाई लोग, ख़ानदान वाले थे, परिवार के लोगों को जो है दिलासा दे रहे थे। मगर इस वक्त कोई दिलासा काम नहीं आता है और किसी को ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर किसी से भी मतलब ना रखने वाला, सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले जितेंद्र का कत्ल किसने किया और क्यों किया। ये बात पुलिस के भी गले नहीं उतर रही थी। लिहाजा पुलिस ने मरहूम जितेंद्र की माँ को दिलासा देते हुए कहा कि माँ जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन अब जो हो गया उसे तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अब आप सारी बात हमें बताइए। कुछ भी ऐसा है जो अभी तक आपने नहीं बताया, कोई भी छोटी छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, हर चीज़ हमें बताइए ताकि हम जो है कातिल तक पहुंच सके। लेकिन पुलिस की बात पर जितेंद्र की मां ने जिस शख्स का नाम लिया, जिस शख्स पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, उस पर तो उनका बेटा अपनी जान छिड़कता था। जी हाँ, जितेंद्र की मां ने बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम किसी गैर पर नहीं बल्कि अपनी बहू और जितेंद्र की पत्नी नीतू और उसके मायके वालों पर लगा दिया। बुजुर्ग ने बताया कि नीतू और जितेंद्र में अक्सर झगड़ा होता था, जिसकी शिकायत नीतू ने अपने मायके से भी की थी। माँ का यहाँ तक आरोप था कि नीतू के मायके वालों ने बेटे जितेंद्र को बंधक बनाकर एक बार पीटा भी था, बस इसीलिए उन्हें बहू और उसके मायके वालों पर शक है। और ये बात सुनते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस ने तुरंत ही जितेंद्र की पत्नी नीतू को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नीतू से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने नीतू से कहा कि बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब जो है साफ साफ बताओ कि क्यों आखिर तुमने अपने पति का कत्ल कर दिया। नीतू लगातार खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन पुलिस की ज़रा सी सख्ती के आगे वो टूटकर बिखर गई और उसके बाद नीतू ने सारा सच उगल दिया। नीतू ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र मुझे बहुत मारते पीटते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला और फिर शव को ऑटो से मथुरा लेकर गई। सुनसान इलाके में मैंने लाश को फेंक दिया और फिर मैं वापस आ गई। पत्नी की बात सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। पत्नी ने बताया कि मैंने तय कर लिया था कि अब मैं कुछ भी हो, मुझे इस इंसान के साथ रहना नहीं है, मैं इसे मार दूँगी। इसलिए 11 मार्च को घर से बाहर मैंने खाने का प्लान बनाया और मैं जितेंद्र के साथ चली गई। बिजपुरी में हमने साथ में खाना खाया। इसके बाद कार के अंदर बैठे जब हम लोग, तो सन्नाटे में मैंने उसका गला दबा दिया और फिर एक ऑटो को बुक किया। नीतू ने ऑटो वाले को बताया कि मेरे पति की तबीयत ख़राब है, उन्हें मथुरा लेकर जाना है। फिर फराय पहुंचने के बाद मैंने ऑटो छोड़ दिया। तब तक भाई पति तो मर चुका ही था पहले ही, तो उसकी लाश को मैंने हाईवे किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और वापस जो है ऑटो पकड़ के मैं यहाँ आगरा आ गई।
लेकिन पुलिस नीतू के इस इकबालिया बयान पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। पुलिस के मतलब ये पूरा बयान, जो पूरी कहानी नीतू सुना रही थी, पुलिस के गले उतर नहीं रही थी, क्योंकि पुलिस का मानना है कि नीतू अकेले अपने पति का कत्ल नहीं कर सकती थी। एक लहीम जहीम हट्टे कट्टे आदमी को एक महिला मार दे, वो भी नॉर्मल सी महिला मार दे, ये बात हजम होने वाली नहीं थी। मतलब पुलिस को शक था कोई ना कोई तो है जो इस पूरे कत्ल में मुलव्विस है, जिसे नीतू बचाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से पड़ताल शुरू की और फिर एक शख्स का नाम निकलकर सामने आया और वो नाम है विष्णु बघेल। जी हाँ, विष्णु बघेल के साथ नीतू के नाजायज रिश्ते हैं। अब ये जान लीजिए कि ये जनाब विष्णु कौन है। दरअसल विष्णु जो है एम्बुलेंस चलाते हैं। कुछ वक्त पहले जितेंद्र के बेटे की आंख में चोट लग गई थी, जिसे पत्नी नीतू इलाज के लिए अस्पताल ले गई। अस्पताल ने पत्नी नीतू की मुलाकात एम्बुलेंस ड्राइवर विष्णु से हुई। तभी से दोनों में दोस्ती हो गई। नीतू ने ही विष्णु की मुलाकात अपने पति जितेंद्र से करवाई, जिसके बाद विष्णु का जितेंद्र घर और दुकान पर आना जाना हो गया। लेकिन धीरे धीरे विष्णु और जितेंद्र की पत्नी नीतू के बीच नाजायज रिश्ता पनपने लगा। फिर एक दिन पत्नी के नाजायज रिश्ते के बारे में पति जितेंद्र को पता चल गया। जितेंद्र इन दोनों के रिश्तों को विरोध करने लगा, जिसे लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता। बस यहीं से नीतू और विष्णु ने जितेंद्र को रास्ते से हटाने की ठान ली और साजिश रचनी शुरू कर दी। लेकिन विष्णु लगातार ये साबित करने में लगा रहा जितेंद्र के सामने कि जितेंद्र जो समझ रहा है, मतलब उसकी पत्नी और उनके बीच जो रिश्ते के बारे में जितेंद्र जान चुका है, जो कुछ भी समझ रहा है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। अब जब वक्त गुजरने लग जाता है या झूठ पे झूठ बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं आदमी भी सोचता है कि शायद ये सच बोल रहा है। और जितेंद्र भी अब ये मानने लग पड़ा था कि शायद विष्णु सच बोल रहा है और मेरी पत्नी जो है बिल्कुल पाक साफ है। फिर 11 मार्च की शाम जो हाल ही में गुजरी, उसी शाम को विष्णु शराब पीने के बहाने जितेंद्र को घर से ले गया। जब जितेंद्र फोन पर बात करता हुआ निकला था तो वो विष्णु से ही बात कर रहा था और विष्णु ने अपने दोस्त के साथ मिलकर जितेंद्र का गला घोटकर हत्या कर दी। फिर ये लोग शव को गाड़ी में रखते हैं और मथुरा ले जाकर फरा इलाके की झाड़ियों में उसे फेंक देते हैं। लाश को इतनी दूर फेंका था इन लोगों को लगा था कि लाश कभी मिलेगी नहीं, और मिल भी गई तो लावारिश हो जाएगी, तो लावारिश पहचान नहीं हो पाई, कभी कत्ल का राज खुलेगा नहीं और ये जो है नीतू के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सारी कड़ियां जब जुड़ी तो ना सिर्फ जितेंद्र की पत्नी नीतू पुलिस के हत्थे चढ़ी, बल्कि उसका आशिक भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फिलहाल पुलिस ने जितेंद्र की पत्नी नीतू और उसके आशिक विष्णु बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं विष्णु बघेल का दोस्त जिसने कत्ल में साथ दिया था वो फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि इस पूरे मामले में भी नाजायज़ रिश्ता इतना खौफनाक साबित हुआ कि उसने 2 परिवारों को नेस्तनाबूद कर दिया। जितेंद्र की गलती कुछ नहीं थी। जितेंद्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया और ये भरोसा दुनिया का हर आदमी अपनी पत्नी पर करता है, जो जितेंद्र ने भी किया। लेकिन वही भरोसा, वही मोहब्बत, वही प्यार जितेंद्र के लिए जहर बन गई, उसकी मौत का सबब बन गई। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह के रिश्तों में पड़ने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि इस तरह के रिश्तों की शुरुआत बहुत खुशनुमा होती है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। एक बार फिर हम बहुत जल्द किसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।